Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss antineoplastic agent. So ये antineoplastic agent क्या होता है? Antineoplastic agent are medication used to treat cancer. ये कैंसर के ट्रीटमेंट में ये एल्कलाइटिंग एजेंट जो है ये यूज़फुल होता है. फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के अंतर्गत दोस्तों ये 4 टाइप्स के एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट को देखेंगे. फर्स्ट है एल्कलाइटिंग एजेंट, सेकंड है एंटीमेटाबोलाइट्स, थर्ड है इसमें कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स एंड फोर्थ है इसमें माइटोटिक इनहिबिटर्स. इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ फ्रेंड कि इसमें क्या होता है. इसमें रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप होता है ना. ये डीएनए आरएनए या सर्टेन एंजाइम को ये टारगेट करता है. स्पेशली जो 7 पोजीशन के ग्वानिन होता है इसे टारगेट करके ये डीएनए के ग्रोथ को रोक देता है. एंड एंटी मेटाबोलाइट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है एंटी मेटाबोलाइट्स मीन्स ये ऐसे मेटाबोलाइज्म रिएक्शन को ये टारगेट करता है जो एबनॉर्मल हमारे शरीर में होता है, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं. हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इसी को टारगेट करता है. एंड थर्ड है इसमें कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग ऑब्टेन करते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ करते हैं. एंड फोर्थ है इसमें माइटोटिक इनहिबिटर्स. ये माइटोटिक डिवीज़न को जो सेल होता है ना, उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये एबनॉर्मल ये जो सेल होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं. तो जो माइटोटिक इनहिबिटर है वो इसी को ये टारगेट करता है और कैंसर के ग्रोथ को ये रोकता है. तो यह होगा दोस्तों इसका बेसिक इंट्रोडक्शन. इन सभी टॉपिक्स को फ्रेंड यानी कि ये एल्काइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स एंड माइटोटिक इनहिबिटर्स को हम लोग अलग अलग वीडियो में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कैंसर क्या होता है, किन कारणों से होता है उसको देखेंगे, और टाइप ऑफ कैंसर को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट का. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैंसर क्या होता है. कैंसर इज अ डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो कैंसर में क्या होता है, जो हमारे सम ऑफ द बॉडी सेल होते हैं वो एबनॉर्मल ये ग्रो करने लगते हैं अनकंट्रोल वे में. इस तरीके से ये सेल डिवीज़न करते रहते हैं और स्प्रेड भी होते रहते हैं हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में. तो ये होता है दोस्तों कैंसर. लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि सेल डिवीज़न के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. सेल डिवीज़न के लिए हमारे बॉडी में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो होता है वो हमारे सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसे कि केमिकल, रेडिएशन या फिर जेनेटिक कारणों से या फिर डाइट जैसे टोबैको यूज़ से वो इफेक्ट होता है हमारा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल. इससे वो क्या हो जाता है, वो एबनॉर्मल ये सेल डिवीज़न करने लग जाता है. तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, कैंसर. तो इस तरीके से अनकंट्रोल वे में जो सेल डिवीज़न होता है वो उससे क्या हो जाता है कैंसर, और ये हमारे शरीर में ये स्प्रेड भी होते हैं. एक जगह हो गया, ऐसे नहीं कि ये यही रुक जाएगा, ये अलग हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में ये स्प्रेड होते हैं और वहाँ भी कैंसर डेवलप करते हैं. ये क्लियर हो गया कि ये क्यों जनरेट होता है. तो ये 4 रीज़न है: केमिकल, रेडिएशन, जेनेटिक्स एंड डाइट, है ना. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है हमारा नॉर्मल बॉडी सेल है ना. इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होता है. तो जब इसमें केमिकल, रेडिएशन या जेनेटिक्स या डाइट के कारण, तो इनके इफेक्ट से हमारा जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है वो एबनॉर्मल ये सेल डिवीज़न करने लग जाता है, जिससे क्या जनरेट होता है. सबसे पहले इसके इनिशियली स्टेट को हम लोग नियोप्लाज्म भी कहते हैं. ये क्या होता है, एक हिसाब से ये मुलायम होता है, छू के देखने पर ये मुलायम लगता है, लेकिन जब ये बढ़ते रहता है, इसका हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो ये कैंसर का फॉर्म कर लेता है और ये थोड़ा हार्ड होता है उस नियोप्लाज्म के कंपैरिजन में. तो इस तरीके से हमारे बॉडी में कैंसर जो है वो डेवलप होते हैं. अंडरस्टूड. अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ कैंसर. तो सबसे पहले इसमें है सार्कोमा एंड कार्सिनोमा, है ना. मैं आप लोगों को ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से अंडरस्टैंड कर ले कि
जब हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्कलाइटिंग एजेंट या कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स में कि ये मेडिसिन हमारे सार्कोमा या कार्सिनोमा में ये यूज़फुल है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि सार्कोमा एंड कार्सिनोमा जो है हमारे एम्ब्रियोनिक जो कैंसर है, और हम लोग ल्यूकेमिया जैसे बोलूँगा तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये ब्लड कैंसर को ही हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। तो इसलिए मैं टाइप ऑफ कैंसर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इन टर्म्स पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सार्कोमा। तो सार्कोमा में क्या होता है, ये कौन सा कैंसर है? ये सार्कोमा इज़ अ कैंसर विच अराइजेज फ्रॉम द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, है ना। जैसे कि हम लोगों को पहले पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। तो ये मेसोडर्मल ये जो टिश्यू होता है या लेयर होता है, ये इसमें ये कैंसर होता है, इसे हम लोग कहते हैं सार्कोमा, है ना। और इसमें क्या होता है, मेसोडर्मल सेल फ्रॉम बोन, कार्टिलेज, मसल एंड टिश्यू। तो ये इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। मीन्स ये जो सार्कोमा होता है ये बोन से रिलेटेड या कार्टिलेज, मसल एंड टिश्यू से रिलेटेड ये कैंसर ये जनरेट करता है एम्ब्रियो में, है ना। एंड कार्सिनोमा क्या होता है? अ कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम एक्टो और एंडोडर्मल सेल इज कॉल्ड कार्सिनोमा, है ना। तो ये एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल ये लेयर में ये कैंसर जो है वो होता है। एंड नेक्स्ट है इसमें कार्सिनोसार्कोमा। तो ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। अ हाईली मेलिगेंट ट्यूमर विथ द अपीयरेंस ऑफ बोथ अ कार्सिनोमा एंड सार्कोमा इस टर्म कार्सिनोसार्कोमा, है ना। एंड इसके बाद इसमें टेराटोमा। तो ये कौन सा कैंसर होता है? ये भी मेलिगेंट ट्यूमर होता है। अ ट्यूमर डिराइव फ्रॉम ऑल 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, है ना। ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर में ये कैंसर जो है होता है, इस टर्म एज अ टेराटोमा, है ना। और ये क्या है? मेलिगेंट ट्यूमर है ये। आगे इसमें है ब्लास्टोमा। दिस सफिक्स ब्लास्टोमा, है ना, जो ब्लास्टोमा है वो सफिक्स है, इज यूज टू इंडिकेट सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर दैट हैव प्रिमिटिव अपीयरेंस रिसेंबलिंग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूरोब्लास्टोमा है तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये नर्व टिश्यू से। और मायोब्लास्टोमा है तो ये मसल टिश्यू से ये रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर न्यूरो है तो ये नर्व टिश्यू से, और मायो होता है ये मसल से ये रिलेटेड होगा। उसके बाद है इसमें दी सफिक्स ओमा लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ट्यूमर, है ना। तो जैसे यहाँ पर हीमाटोमा है तो मीन्स इसका क्या मतलब होगा? मास ऑफ विथ अ टिश्यू बट आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल से रिलेटेड होगा, ये हीमाटोमा है तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना। और जैसे कि यहाँ पर है फाइब्रोमा है तो ये फाइबर टिश्यू से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। एंड इसके बाद है इसमें है लिम्फोमा। ये क्या है? ये लिम्फ टिश्यू से रिलेटेड ये ट्यूमर है ना। और लिम्फ सिस्टम जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत यूज़फुल है ना। तो लिम्फोमा इज़ अ एक्सप्रेशन बीइंग अ ट्यूमर ऑफ लिम्फ टिश्यू विथ मे बी मेलिगेंट एंड डेंजरस। तो इसे याद रखेंगे, लिम्फोमा है तो ये लिम्फ टिश्यू से ये रिलेटेड ये कैंसर होगा। अंडरस्टूड। उसके बाद है इसमें है ब्लड कैंसर। कैंसर ऑफ अ ब्लड इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल इंक्रीजेस ऑफ ल्यूकोसाइड इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, है ना। तो जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये मेडिसिन हमारे ल्यूकेमिया के लिए यूज़फुल है, तो मीन्स इसका क्या मतलब क्या हुआ? ये ब्लड कैंसर के लिए ये यूज़फुल होगा, है ना। तो ये क्यों होता है? इन अ नॉर्मल पर्सन द WBC काउंट इज अबाउट 75,000 ये होना चाहिए। क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन ल्यूकेमिया जब होता है तो इसमें हमारा जो WBC काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज होता है? 10⁵ टू 10⁶ क्यूबिक मिलीमीटर ये इंक्रीज हो जाता है। इससे कारण क्या होता है? ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है वो हमारे बॉडी में ये होता है ना। इसके बाद देखिए यहाँ तक क्लियर है कि कैंसर हम लोग इस तरीके से हम लोग जो डिफरेंट टाइप का कैंसर होता है इसको हम लोग पहचान सकते हैं नाम के जरिए से। जैसे यहाँ पर फाइब्रोमा है तो ये फाइबर टिश्यू से रिलेटेड है इस तरीके से। लेकिन कुछ कैंसर का नाम उनके जो डिस्क्राइब किए रहते हैं उनके कंडीशन को, उनके नाम पर भी रखा गया है। तो सम ट्यूमर आर नेम्ड आफ्टर द इंडिविजुअल हु फर्स्ट डिस्क्राइब द कंडीशन सच एज एविंग ट्यूमर, है ना। तो ये जो है ये बोन का कैंसर है, लेकिन इस कंडीशन को इविंग ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे इविंग ट्यूमर भी कहते हैं।
पैगेट्स डिजीज़ ये क्या होता है, ये रेयर कंडीशन होता है एसोसिएट विथ ब्रेस्ट कैंसर, है ना, ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैगेट डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड है इसमें हॉडगिन डिसीज़, है ना, तो ये हमारे लिम्फ सिस्टम से रिलेटेड ये डिजीज़ होता है। एंड लास्ट इसमें विल्म ट्यूमर, है ना, तो ये क्या होता है, ये कॉमन रीनल ट्यूमर होता है और स्पेशली ये बच्चों में ज़्यादातर ये देखा जाता है, विल्म ट्यूमर जो है वो, है ना। तो ये हो गया फ्रेंड टाइप ऑफ कैंसर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसके ट्रीटमेंट को। तो यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो सबसे पहले है सर्जरी। इसमें क्या होता है, ये जो मेलिगेंट कैंसर होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कैंसर, तो उसे कट करके निकालना पड़ता है, ये मोस्ट डेंजरस होता है ये, है ना। दूसरा तरीका है रेडिएशन थेरेपी। इसे कैंसर जो होता है उसे हम लोग रेडिएशन के थ्रू से बर्न करते हैं, है ना, जो कैंसर जो सेल होता है उसे हम लोग बर्न करते हैं इस थेरेपी की मदद से। और कीमोथेरेपी थ्रू केमिकल एंड मेडिसिन, फॉर एग्जांपल हम लोग जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पढ़ रहे हैं वो कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग ये मेडिसिन हम लोग दे के कैंसर जो सेल होता है उसको हम लोग ठीक करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्शन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, है ना, तो ये किन किन तरीक़ों से हमारे बॉडी में ये काम करता है जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है, उसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे ध्यान से देखिए। ये 3 टाइप से ये हमारे शरीर में ये वर्क करता है जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है वो, है ना। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स एक्ट इन मैनी वेज, है ना, तो पहला है दे कैन रिएक्ट विथ द न्यूक्लियाई ऑफ सेल, है ना, ये न्यूक्लियाई से रिएक्ट कर लेता है, ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है। या इसके साथ साथ ये एज वेल एज विद दी सेल मेम्ब्रेन के साथ ये रिएक्ट कर लेता है एंड दी अदर सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, ये अन्य कोशिकांगों के साथ भी ये रिएक्ट करके उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ कर रहे हैं सेल उसको, ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, है ना। सेकेंड इसमें है एंटी कैंसर या एंटी ट्यूमर जो ड्रग होता है कैन एक्ट एट ऑल फेज ऑफ द सेल साइकिल बाय इनहिबिटिंग सेल्यूलर प्रोसेस, है ना, इस सेल्यूलर प्रोसेस को भी ये इनहिबिटिंग करता है, जैसे कि सच एज बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द कंपोनेंट इन अ सेल सच एज डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, है ना। तो सेल्यूलर प्रोसेस मीन्स ये हमारे डीएनए आरएनए और जो प्रोटीन होते हैं उनके भी सिंथेसिस को, ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये अफेक्ट करके ये कैंसर को ये रोकता है, हमारा जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है वो, है ना। और साथ ही साथ डीएनए एंड आरएनए को भी ये टारगेट करता है। लास्ट है इसमें थर्ड है इसमें एक्शन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में दे एक्ट बाय डिस्टर्बिंग डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम सच एज डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज विद द एसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेल्यूलर डीएनए, है ना। तो ये डीएनए और आरएनए को तो अफेक्ट करता है, साथ ही साथ उनके जो डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में, है ना, उसको भी ये अफेक्ट करके जो सेल के ग्रोथ है या डीएनए को अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है सेल ग्रो नहीं हो पाता और इससे कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद मिलता है ना। तो इन तीनों तरीके से हमारा जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है ये हमारे बॉडी में ये वर्क करता है। सो ये है फ्रेंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।